हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर आरिफ मलिक आपके स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिन्हें आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने लाइव आया हूं, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिससे ज़्यादातर आजकल सभी परेशान हैं। टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। दोस्तों, अकेले भारत में लगभग 70 से 75% पॉपुलेशन कब्ज़ की समस्या से परेशान है। लोगों को कब्ज़ होता है, उसकी वजह से उनको दूसरी दिक्कत परेशानियाँ बननी शुरू होती हैं और जब कब्ज़ होता है, दूसरी परेशानियाँ होती हैं, तो कहीं उसको पाइल्स हो जाते हैं, कहीं उसकी वजह से उसको फिशर हो जाता है या फिर कोई दूसरी सेकेंडरी प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोक्टाइटिस हो जाता है, प्रोक्टैल्जिया फंगस हो जाता है और भी काफ़ी परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन एक वो कंडीशन है कि जब हम लगातार 2 दिन तक वैसे इसका क्राइटेरिया कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जो मोटा-मोटा है वो ये है कि अगर हम लगातार 2 दिन तक फ्रेश ना हों, हमारा पेट साफ ना हो, हमारा मल त्याग ना हो, तो उस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ कहते हैं। इसका होने का जो मूल कारण है आज के समय में, वो ये है कि एक तो हमारी जो लाइफ़ है वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल ज़्यादा हो गई है। हम टाइम बे टाइम सोते हैं, टाइम बे टाइम उठते हैं और इवनिंग में भरपेट खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद टहलते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो वो हमारा भोजन है, वो एक जगह पर ही पड़ा रहता है, कोई मूवमेंट ना होने की वजह से, वो वहीं पड़ा रहता है और वो उसका पचन नहीं हो पाता, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। या फिर जब हम बाहर का ज़्यादा फ़ास्ट फूड, जंक फूड, मैदा की बनी चीज़ें खा लेते हैं, बाहर की जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो बाहर का खाना होता है, नॉन-वेज ज़्यादा खा लेते हैं, तेज़ मिर्च मसाला वाला खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो भी हमारा मल अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, हमारा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता। खाना खाने के बाद तुरंत ही बेड पर चले जाना, सो जाना, लेट जाना, ये भी एक कारण है आज के समय में कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ के होने का। इससे बचने का सबसे अच्छा कारण जो ये है कि आप एक डाइट चार्ट बनाएँ अपना कि आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है और आपको एक रूटीन बनाना है खाने का। खाने का रूटीन किस तरीके से बनाना है? सबसे पहले मॉर्निंग में आपको भरपेट खाना खाना है। जब आप आफ्टरनून में खाना खाएँ, तो आफ्टरनून में इतना खाना खाना है जो आपने मॉर्निंग में खाया था उसका आधा खाना आपको आफ्टरनून में खाना है। और जब आप डिनर करने जाएँ, तो डिनर में आपको इतना खाना है, जो आपने लंच में खाया था, आफ्टरनून में खाया था, उसका आधा आपको डिनर में खाना है। लेकिन आजकल हो क्या गया है कि जो नाश्ते का वक़्त होता है, वहाँ पर हम थोड़ी-सी चीज़ें लेते हैं, स्नैक्स ले लेते हैं, कुछ एप्पल ले लेते हैं कि नहीं, नाश्ता हल्का होना चाहिए। नहीं, नाश्ता आपको हेवी करना है, अच्छे से करना है। और जो डिनर है हमारा, डिनर हम बाहर का फ़ास्ट फूड, आउटिंग पे चले गए, वहाँ पर जाके फ़ास्ट फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, दोस्तों के साथ बैठ के चिकन खा लिया, बर्गर खा लिया, तो इसकी वजह से भी दिक्कत परेशानी हो जाती है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको शाम में हल्का खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 100 कदम चलने ही चलने हैं। बॉडी को हाइड्रेट रखना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है और एक चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि जब भी आप खाना खाएँ, खाना खाने से आधे घंटे पहले और खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको पानी नहीं पीना है। अगर बीच में आपको हिचकी आ गई या फिर खाना अटक गया, खाना फँस गया, तो आप वहाँ पर पानी पी सकते हैं, वो भी 1-2 घूँट, लेकिन आपको आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक खाना नहीं खाना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आपको करनी है। आपको हाई फाइबर डाइट लेनी है, तली भुनी चीज़ों का परहेज़ करना है, बाहर का फ़ास्ट फूड, जंक फूड नहीं लेना है, हाई फाइबर फ्रूट्स लेने हैं। आप अगर चाहें तो रागी के आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप जौ आता है, जौ के आटे की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप रागी और जौ को बराबर मात्रा में मिलाकर उनकी रोटी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, रागी और जौ का जो आटा होता है, वो आपके डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा आटा होता है। अगर आप रागी का और जौ का आटा इस्तेमाल करेंगे, तो आपको जो ये समस्या है, जो ये परेशानी है, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आपको कब्ज़ की शिकायत है, आपको डायबिटीज़ की शिकायत है, आपको वेट बढ़ने की शिकायत है, तो यहाँ पर भी आपको
ये रागी का आटा और ये जौ का आटा आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। आप रोज़ाना रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी घी डालकर पिएँ। इससे क्या होगा कि आपकी आंतों में जो खुश्की आई हुई है, वो खुश्की दूर होगी। जब वो खुश्की दूर होगी तो आपका जो मल है वो आसानी से पास आउट हो जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की जो शिकायत है, जो कब्ज़ की शिकायत है वो कम होगी, उससे आप बचे रहेंगे। आप रोज़ाना रात को 3 से 4 मुनक्का, 8 मुनक्का भिगो दें। सुबह उठकर उनको चबा-चबा कर खा लें। आप इसके साथ-साथ अंजीर भी भिगो सकते हैं, उसको भी आप सुबह में उठकर चबा-चबा कर खा सकते हैं और इसका पानी भी आप पी सकते हैं। इसके इसके साथ-साथ आप रोज़ाना रात को 1 गिलास पानी में या फिर थोड़े से पानी में 4 से 5 बादाम की गिरी आपको उसमें भिगोनी है। सुबह उठकर उनका छिलका उतार कर खा लेना है। इससे आपका जो इंडाइजेशन है वो दूर होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत दूर होगी। आप अभी पत्तीकर चूर्ण रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले 1 चम्मच गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, त्रिफला गुगलू टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सिरप अभ्यरिष्ट ले सकते हैं, सिरप अभ्यरिष्ट आपको 20-20 ml सुबह-शाम लेनी है। इसके साथ-साथ आप अपने खाने के साथ थोड़ी-सी मात्रा में हिंगवाष्टक चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप थोड़ी-सी मात्रा में हिंगवाष्टक चूर्ण अपने खाने में मिला दें, खाने में उसको डाल दें। उससे आपके खाने का जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाएगा और आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी नहीं होगी। आपका पेट भी अच्छे से साफ़ होगा, आपका जो भी मल पेट में रुका हुआ है वो भी बाहर निकल जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन से आपको बचना है। कॉन्स्टिपेशन से अगर आप बचेंगे तो आपको और जो दिक्कत परेशानी है, पाइल्स की दिक्कत है, फिशर की दिक्कत है, प्रोक्टेल्जिया फस्कस की दिक्कत है, प्रोक्टाइटिस की दिक्कत है या फिर प्रोराइटिस एनी की दिक्कत है, तो उन दिक्कतों से भी आप बचे रहेंगे। बहुत सी बार क्या होता है कि जब आप मल त्याग करने जाते हैं, तो मल त्याग ना हो पाने की वजह से आपको वहाँ पर खुजलियाँ स्टार्ट हो जाती है, आपको इचिंग स्टार्ट हो जाती है, आप उससे भी बचे रहेंगे। आपको वहाँ पर सूजन सूजा-सूजा सा महसूस होता रहता है। आपको प्रोक्टाइटिस यानी कि सूजा-सूजा सा महसूस होता रहता है, आप उससे भी बचे रहेंगे। जब आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, तो आप हेल्दी रहेंगे। आप इन चीज़ों से आजा, बैठ जा, बैठ, अभी आ रहा, बैठ। तो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अगर आपका मल अच्छे से साफ हो रहा है तो आपका डेली का जो लाइफ स्टाइल है, डेली जो रूटीन है वो आपका सुचारू रूप से चलता रहेगा। जब आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते तो आप परेशान से रहते हैं, आप टेंशन सी में रहते हैं, ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं क्या परेशानी सी हमें हो गई है। तो आपको यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से बचेंगे तो आप अपने शरीर को आधी बीमारियों से ठीक कर लेंगे। जो होने वाली बीमारियां हैं आप उनसे भी बचे रहेंगे। तो कॉन्स्टिपेशन से बचें। कॉन्स्टिपेशन आपके शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। आपको अगर कब्ज़ है तो वो आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कॉन्स्टिपेशन से बचने से आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं, होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं, होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है, अच्छी बात है बॉबी कुणाल, अगर आपको फिस्टुला था, आपने उसका क्षारसूत्र कराया और अब वो ठीक हो गया, आपको पस भी नहीं आता तो अच्छी बात है। नहीं, इसमें बैठने का तो कोई ऐसा परहेज़ नहीं होता है, आपको थोड़ा-सा चलना-फिरना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियाँ समय-समय पर मिलती रहें। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बैठे रहने का कोई परहेज़ है, बैठ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको करना ये है कि आप जितना ज़्यादा चलेंगे ना, आपका जो क्षारसूत्र है, वो उसको आपका पस को बाहर निकालेगा। लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपका जो क्षारसूत्र है, वो कंप्लीट हो गया, पस आना बंद हो गया, तो अब आपको किसी भी तरीके की घबराने की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं है। आपको यहाँ पर कब्ज़ से बचना है, कॉन्स्टिपेशन से बचना है। कॉन्स्टिपेशन भी कभी-कभी फिस्टुला के लिए हानिकारक हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है, कब्ज़ से बचना है। आपकी कोई भी कंप्लेन है, कोई भी क्वेरीज़ है, आपका घाव भर चुका है, अब आप अच्छे से बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, लेकिन लंबे रूट पर आपको बाइक नहीं चलानी है, लंबे टाइम तक आपको बैठा नहीं रहना है। आपको डेढ़ 2 घंटे तक लगातार बैठना नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं, आधे घंटे तक बैठ सकते हैं, 5-10 मिनट आप चल घूम फिर सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं।
तो अगर आपकी कोई भी कंप्लेन क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7017787033। नमक के दाने के जैसा कुछ आता है, लेकिन चिपचिप पर पानी नहीं आता। कुणाल, ये जो दिक्कतें हैं, अगर आपको पोटी करते समय वहाँ पर कुछ नज़र आता है तो वो हो सकता है कि सेंटिनल टैग हो। अगर आप बोल रहे हैं आपको पस भी नहीं आता, आपका घाव जख्म पूरा भर चुका है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो आपका जो फिस्टुला है वो कम्प्लीटली पूरे तरीके से ठीक हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक एनोरेक्टल सर्जन को दिखा सकते हैं, या फिर जिनसे आपने अपना क्षारसूत्र कराया था आप उनको दिखा सकते हैं। क्योंकि फिस्टुला की जो दिक्कत होती है, जब तक हम उसको अच्छे से देखते नहीं हैं तब तक हम उसमें कन्फर्म बता नहीं सकते हैं कि दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है। तो यहाँ पर आपको दिखा लेना ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दिखा लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर मुझसे आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आपको मेरी मदद की ज़रूरत है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। हाँ, कोई पेन नहीं है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर बता दिया, एक बार फिर बता देता हूँ, 7017787033। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरीके की जानकारियाँ मिलती रहे। अपने आस पड़ोस में अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में हमारे चैनल के बारे में बताएं। उनकी कोई भी कंप्लेन क्वेरीज होगी तो हम उसको भी पूरा करने की, उसको भी सुनने की कोशिश करेंगे, और उसको आपकी उस कंप्लेन को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बॉबी, कुणाल और मेरे फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुदाफिज, सत श्री अकाल।